सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA पर। तो आज के इस सेशन में हम आरंभ करने जा रहे हैं षष्ठी यानी कि छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक दीपकम, जो कि NCERT के द्वारा लगाई गई है। तो उसके हर पाठ को हम यानी कि एक एक पाठ को प्रतिदिन हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर एक पाठ, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो मान के चलेंगे ये आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होने वाला है संस्कृत विषय को लेकर। तो जो भी छात्र KVS की तैयारी कर रहे हों या KVS TGT की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CTET की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी क्लास होने वाली है। क्योंकि CTET में भी आपकी NCERT के ही गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए भी ये बहुत उपयोगी है। और उधर KVS के लिए भी, जो आप संस्कृत विषय से तैयारी करना चाह रहे हो और संस्कृत विषय में आपकी NCERT ही आती है, तो उनका अध्ययन करेंगे। और छोटे बच्चे भी अगर वो देख रहे होंगे, हो सकता है उनको भी अपनी तैयारी करनी हो, पढ़ना हो, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। कोई गार्जियन पेरेंट्स देख रहे हों तो आप अपने बच्चों के लिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पाठ है जो मतलब आपका नया सिलेबस लगा है, उसमें पहली जो पुस्तक थी हमारी रुचिरात थी, लेकिन नए सिलेबस में आपकी दीपकम पुस्तक लगी है। क्या है? दीपकम। ये इसका फ्रंट पेज है दीपकम का। ठीक है, और इसमें कुल पाठ कितने हैं? इसके 3 पार्ट हैं दीपकम के। प्रथम भाग जो है वो आपकी षष्ठी क्लास में, छठी क्लास में है। दूसरा भाग आपका 7वीं क्लास में, और तीसरा भाग आपका 8वीं क्लास में। तो छठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। आपका जो बेस है यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा संस्कृत विषय को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पाठानुक्रमणिका जिसको कहा गया है, यानी कि जो आपका पाठ है वो टोटल इसमें कितने हैं, तो इसमें आपके 16 पाठ हैं कुल मिला के जो आपको पढ़ने हैं। तो आज हम पहले यानी कि प्रथम पाठ पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। और पहले पाठ में आपके क्या है, वर्णमाला दी गई है। देखो, कोई भी भाषा जब आप स्टार्ट करते हो तो हम उसकी व्याकरण से, ग्रामर से आरंभ करते हैं। तो वर्णमाला जैसे आपने हिंदी में पढ़ी है, सेम आपकी संस्कृत की है। कुछ 1-2 चीज़ें डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो वयम वर्णमालाम पठामः शीर्षक से ही थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्रथमा पाठ है, यानी कि पहला पाठ, और इसमें भी क्या है, वर्णमालाम पठामः। वयम कैसा आपका करता है, अगर आपको पता हो तो उत्तम पुरुष का करता है। जो बच्चे मेरे से CTET में आपके अभी मैंने अनुवाद आपको सिखाए थे, अनुवाद पढ़े होंगे या शब्द रूप धातु रूप आपने मेरे से सीखे होंगे, तो उनको पता होगा वयम कौन सा सर्वनाम है, ये आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष का कौन सा बहुवचन है, तो आपको पता है जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उत्तम पुरुष का जिस वचन और पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन पुरुष की क्रिया होती है। ये उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी पठामः उत्तम पुरुष के बहुवचन की है। तो वयम हम सभी अब वर्णमालाम पठामः वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, चलेगा। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण कितने हैं, तो कहा द्विविधाः भवन्ति, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कहा स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। अब स्वराः, स्वर कौन कौन से हैं, तो कहा स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप में उच्चारण होता है। एक परिभाषा आती है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं ही क्या है, स्वयं ही राजन्ते उच्चरित किए जाते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है। स्वराः द्विविधा सन्ति। अब कह दिए भाई स्वर भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो कह दिए समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। कौन कौन से, समान अक्षर और संधि अक्षर को मिलाकर आपके स्वर भी 2 प्रकार के बता दिए। समान अक्षर वो जो समान अक्षर मिलकर आपके, फिर इन्होंने कह दिए 2 प्रकार के होंगे। जैसे आपका अ, ये क्या है, ए और ए दोनों समान अक्षर है, इनको मिलाकर क्या हो जाता है, आपका आ हो जाता है। तो जो समान अक्षरों को मिलकर बनते हैं वो आपके समान अक्षर होंगे, और जो समान स्वर नहीं होंगे, असमान स्वर होंगे। जैसे ए में ई जोड़ दिया हमने तो वो असमान हो जाएगा, उनमें संधि हो जाती है। ठीक है, तो समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। समान अक्षराणी वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वरः। क्या कहा कि वर्णमाला में आदौ आरंभ में जो सामान्य स्वर हैं वे ही क्या हैं, ते समान अक्षर स्वराः भवन्ति।
ते यानी कि वे सभी समान अक्षर के स्वर होते हैं, और ये जो समान अक्षर के स्वर हैं वो ये रहे आपके सामने, ये होते हैं ह्रस्व और ये हैं आपके दीर्घ। ह्रस्व यानी कि लघु छोटे, और दीर्घ यानी कि बड़े। अ ह्रस्व, आ दीर्घ, ई ह्रस्व ई दीर्घ, उ ह्रस्व उ दीर्घ, री ह्रस्व री दीर्घ, और एक लरी भी आपका होता है ना। अगर मूल स्वर की बात करें आपके संस्कृत में 5 ही हैं, ए ई उ री लरी। मूल स्वर कौन से हैं? तो मूल स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर है ना, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पर बताती हुई चल रही हूँ, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं आपके संस्कृत में? 5 ही होते हैं। तो ये जो ये वाली लाइन है, ये जो ह्रस्व स्वर है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, और इनको जोड़कर फिर ये दीर्घ बन जाते हैं। भाई ए में ए जोड़ दिया तो आ दीर्घ हो गया, ई में ई जोड़ा तो आपका ई दीर्घ हो गया, उ री री, और एक आपका लरी होता है, लरी का दीर्घ नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, ए ई उ री लरी, है ना, और उसका लरी आपका दीर्घ नहीं होता। बाकी ये वैसे सभी आपके क्या है? समान अक्षर वाले स्वर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके संध्यक्षराणि। संध्या यानी कि जो विपरीत स्वर यानी कि समान स्वर नहीं है, असमान स्वर को जोड़कर जो शब्द बने हैं वो संध्यक्षर कहलाते हैं, है ना। किसको? संध्यक्षर कौन से? जिसमें असमान स्वर जब परस्पर जुड़ जाते हैं तो आपके संध्यक्षर बनते हैं। जैसे भाई हमने लिखा ए और इधर मैंने लिख दिया ई, तो इसको जोड़कर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो ये ए है और ये ई है, तो दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, असमान है, इसलिए ये क्या हो गए? ये संध्यक्षर स्वर हो गए। तो द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वराः वर्णाः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति। तो क्या कहा? द्वयोः निश्चित स्वरयोः, 2 निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते, जो नवीन स्वर वर्णों का उत्पन्न होते हैं, ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति, वे क्या होते हैं? तो वे संध्यक्षर स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या कहा? ए ई, अभी बताया मैंने आपको, ए से अगर ई का जोड़ हो जाता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ए से अगर उ का जोड़ हो जाता है तो ओ बनता है, ठीक। आगे देखें तो अ से अगर ए, अभी ये ई था, ए बन गया, अगर ऐसे ए जोड़ोगे तो आई बन जाता है, ऐसे ओ जोड़ोगे तो औ बन जाता है। और अगर आपने संधि पढ़ी होंगी तो ये चीज आपकी गुण संधि में होती है। किस में होती है? ये चीज हम गुण संधि में पढ़ते हैं, तो गुण संधि में इन वर्णों का प्रयोग होगा। अगर ए के बाद ए है और आई बन रहा है, ए के बाद ओ है, औ हो रहा है, तो ये किसके भेद हैं? तो कह देंगे ये वृद्धि संधि में होता है। ये किस में होता है? ये वृद्धि संधि में होता है कि ए के बाद ए या आई हो तो वो उसको आई वृद्धि हो जाती है ना। ये एक्स्ट्रा एड ऑन बात करके मैं बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर इन्होंने खाली जगह छोड़ दी, आपको बताना है कि कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। तो कहेंगे ए से हमने ई को जोड़ा तो ए बन जाता है, ए से हमने ए को जोड़ा तो आई बन जाता है, ए से हमने उ को संधि करी जोड़ा तो ओ बन जाता है, और ए से हमने ओ को जोड़ा तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। और ये कैसे हैं? ये आपके संधि अक्षर स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? तो कह देंगे संधि अक्षर स्वर हैं, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो अनुनासिक स्वराः, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो कह रहे मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः, मुख के साथ साथ नासिका के साथ भी जो उच्चारण जिनका किया जाए उनको अनुनासिक कहते हैं। जैसे अ, इसका उच्चारण मुंह से हो रहा है और उसके साथ साथ हमने क्या है? ये वाली चंद्र बिंदु जो होती है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होगी, वो अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। आ, इसका उच्चारण जब करोगे कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और आपकी नासिका का भी। ई ऊ री री लरी, ए आई ओ औ, है ना। इस तरह से इसका उच्चारण हो जाएगा। तो ये आपके स्वर यहाँ पर पढ़े। अब आगे है आपके व्यंजनानी, यानी कि व्यंजन वर्णों को अध्ययन करते हैं। अब व्यंजन क्या है? देखो स्वर क्या है? स्वर का उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से करते हो, लेकिन व्यंजन का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कभी नहीं कर सकते। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता के आप स्वर व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब व्यंजन का जो मूल रूप होता है, देखो संस्कृत जब आप पढ़ोगे तो 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो जैसे क के नीचे मैंने डंडा लगा दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हलंत। ये जो है इसको क्या कहेंगे? इसको हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब क्या है? कि ये वर्ण अब आधा है। किसी भी शब्द के वर्ण के आगे आप ये वाला डंडा लगा देना,
लेकिन वर्ण कैसा हो, व्यंजन वर्ण हो। और इसी कारण ये जो व्यंजन वर्ण है इनको हम हल भी कहते हैं। इनको हल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, हल होता है, ठीक है। और स्वरों का दूसरा नाम क्या है, तो स्वरों को अच कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि स्वरों का दूसरा नाम, स्वरों को अच भी कहा जाता है, ये स्वर का दूसरा नाम है। और व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल है। ये बात याद करके चलना। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यम भवति, कि व्यंजनों के उच्चारण में किसी की स्वर की सहायता की अपेक्षा जरूर होती है। अतः इसलिए वर्णमालायाम सप्तमी विभक्ति है, जैसे लतायाम वैसे ही वर्णमालायाम, वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणार्थम, व्यंजनानाम क्या हो गया, जैसे रामाणाम व्यंजनानाम षष्ठी बहुवचन, तो कहेंगे व्यंजनों के उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए सर्वत्र सब जगह अस्वरस्य योजनम भवति, अस्वर को जोड़ा जाता है, योजनम भवति यानी कि जोड़ दिया जाता है। तो कैसे, अस्वर को कैसे जोड़ दिया, आप बोल रहे हो क ख ग घ, है ना, अब आप उच्चारण करे हो क, अंत में अ की ध्वनि आ रही ख ग, तो यही कहा इन्होंने कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए हम अंत में ए स्वर को जोड़ देते हैं, तभी उनका उच्चारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मूल रूप से व्यंजन कैसे होते हैं, हल होते हैं, है ना, और उनमें स्वर जोड़कर उनको पूर्ण किया जाता है, उच्चारण योग्य बनाया जाता है। तो क में अ जोड़ दिए क, ग में अ ग, ख में अ ख, घ में अ घ, इस तरह से आपके वर्ण बन जाएंगे। अब केवल व्यंजन, इन्होंने कहा अत्र केवलम व्यंजनम, अब ये क्या, ये केवल व्यंजन है। अगर कहें व्यंजन का मूल रूप क्या है तो लिख दिया क ख ग घ, है ना, हलंत लगा दिया इनके नीचे। अगर मैं क ख बोल रही हूं तो क्यों बोल रही हूं, क्योंकि मैंने उसमें अ जो स्वर है उसकी सहायता ले ली। अगर स्वर की सहायता नहीं लेती तो बोल ही नहीं पाते, क, है ना, तो यूं ही रह जाता। तो अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः, यहाँ अस्वर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कहेंगे केवलम उच्चारणार्थम, केवल उच्चारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्यंजनानाम चत्वारः भेदाः सन्ति, देखो स्वरों के दो भेद थे, समान और संध्यक्षर। अब यहाँ व्यंजनों के कितने भेद कर दिए इन्होंने, चत्वारः, चत्वारः का मतलब 4 भेद हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके स्पर्श वर्ण, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 5 वर्गों में विभक्त है, क च ट त प, है ना, कुचु टू तु पु क च ट त प कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्पर्श व्यंजन है ये कितने हैं, तो ये कुल आपके 25 हैं, 5 वर्ग हो गए, तो 5 पंजे 25, तो कुल 25 आपके ये स्पर्श व्यंजन है। अब इसमें क्या नीचे लाइन लिखी हुई है तो देखिएगा, स्पर्शाः वर्ग्याः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्तः, ये जो 5 वर्ण हैं आपके वर्ग हैं, ये अपने उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। चलेगा, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दूसरा, अच्छा पहला विभाजन किया इन्होंने स्पर्श व्यंजन, कहा ना व्यंजनों के 4 भेद है, पहले स्पर्श है, दूसरे आपके अंतस्थ वर्ण हैं। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, यरलव अंतस्थ हैं। और अंतस्थ वर्ण के बारे में एक बात आती है आपकी कि इनको हम वो कहते हैं ना अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा है अंतस्था वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, कई जगह इनको हम स्वर वर्ण के स्थान पर भी प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अतः अर्ध स्वरा इत्यपि उच्यते, कौन कौन से, यरलव, ये जो है आपके अंतस्थ वर्ण है और इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब अर्ध स्वर कहते क्यों हैं, अब ये चीज जो है यहाँ पर समझाई जाएगी, क्यों भाई इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो एक बड़ी वैज्ञानिक तरीके से पुस्तक का निर्माण किया गया आपकी 6ठी क्लास की, कि एक एक चीज आपको बिल्कुल धीरे धीरे चरण दर चरण क्लियर होती चली जाएगी। जो पहले स्वर वर्ण मैंने पढ़ाई बताई अभी, तो स्वर वर्णों में आपको वहाँ गुण संधि का पता लग गया, दीर्घ संधि का पता लगा, और साथ ही साथ वृद्धि संधि का भी पता लगा। तो स्वर वर्णों में परस्पर दीर्घ संधि भी हो रही है, गुण भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है ना। अब यहाँ पर आपकी यण संधि भी दिखाई देगी स्वर वर्ण में। यण संधि कैसे है जी, इसको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, तो अब आप देखो ये यण संधि का मैच नहीं है कि यण संधि में ई को यह होता है, ई के बाद यदि में आप देखो अंतिम वर्ण ई है और इधर क्या है आपका अ है, तो क्या कहा ई के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण हो तो वो किसमें, य में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, य में परिवर्तित होता है। तो ई के बाद अ है तो य में परिवर्तित हो गया। अब य में प्लस ए कर दो तो ये पूरा हो जाता है ना। इसी तरह से री में अ जोड़ दो तो र बन जाता है, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, है ना, पितृ का री निकल गया और आज्ञा का आ निकल गया, है ना, तो आपका क्या बन गया त्र, त और
र मिलकर आपका बन जाता है त्र, तो बन गया पित्राज्य। इसी तरह से री और आकृति लाकृति, इन चीजों को मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाना, वो तो मैं संधि आपको पढ़ा चुकी हूँ, संधि में देख लेना। लेकिन यहाँ केवल मोटी मोटी चीज ये बताई जा रही है कि यर लव को अर्धस्वर क्यों कहते हैं। तो यही मेन कारण है क्योंकि ये कभी कभी स्वरों के स्थान पर भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है ना, कि ई इत्यादि में ई को य आदेश हो जाता है, री में री को र आदेश हो जाता है, लरी को ल, उ को व आदेश होता है। जैसे सुआगतम स्वागतम, उ है स्वर है लेकिन उ को व आदेश हो गया, ये आपकी क्या है यण संधि है, इसलिए इनको क्या है अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है कि कहीं कहीं उनके स्थान पर, किसके स्वरों के स्थान पर भी ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो भेद है वो है आपका ऊष्म वर्ण। जो तीसरा भेद है वो क्या है, तो कह दिए भाई वो है आपके ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये 4 ऊष्म वर्ण हैं आपके, श श सह, है ना, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। और इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है, तो आगे कहा ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्ण वायु निस्सरति, कि ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय में मुखात मुख से ऊष्म वायु यानी कि गर्म वायु निकलती है, निस्सरति निकलती है, इस कारण इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह का मतलब है कि जिनका न तो स्वर के साथ मेल है और ना ही व्यंजन के साथ मेल है, तो उनको अयोगवाह कह देते हैं। ये एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कहा कि अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, क्या है ये एक विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, कि यहाँ पर इनका उच्चारण करने में हम पहले अस्वर का उच्चारण करते हैं, बाद में इनका उच्चारण होता है। जैसे हम क वर्ण का उच्चारण करें तो पहले क का उच्चारण हो रहा है, बाद में किसका ए का उच्चारण हो रहा है। एक सामान्य जो एल्गोरिथम हम देख रहे थे कि हम क वर्ण का यानी कि जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण करने के लिए अ वर्ण की सहायता ले रहे थे, तो अ को बाद में उच्चारित किया जा रहा था। लेकिन अयोगवाह की बात की जाए, जो विशिष्ट व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हमने इसको ग्रहण किया है, तो ये कह रहे हैं कि अ वर्ण का पहले उच्चारण होगा और बाद में इसका खुद का अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। जैसे अंग है ना, अंग और अह, ये है विसर्ग अयोगवाह। तो ये दोनों अयोगवाह कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। तो अंग और अह, अंगूर और अह, ये जो विसर्ग है ना, तो इनका उच्चारण हम बाद में करते हैं, पहले स्वर अ का उच्चारण कर लेते हैं। फिर है जैसे अंग, ये अनुस्वार लगा है और इसको ये जो बिंदी है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, और जो डबल बिंदी है इनको क्या कहते हैं, इसको विसर्गः कहते हैं, ठीक है। अत्रपि अनुस्वारः केवलम, यहाँ पर भी अनुस्वार है केवलम इत्येव इत्यादि, ठीक है। फिर क्या है, एवमेव अत्रापि पूर्वम योजिता अस्वर केवलम उच्चारणार्थम, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं कि व्यंजन ही सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, कि व्यंजन ही सह व्यंजन के साथ, एक मिनट, व्यंजन ही सह व्यंजन के साथ सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, कि व्यंजन के साथ केवल ए का नहीं यानी कि सभी स्वरों का संयोजन किया जा सकता है। हम अब तक क्या देख रहे थे भाई, क है, क में हमने अ जोड़ दिया, ख है, ख में हमने क्या है ए जोड़ दिया, तो केवल अ वर्ण को ही देख रहे थे। तो अब एक ये धारणा बन सकती है हमारे दिमाग में कि शायद केवल ए का ही उच्चारण किया को जोड़ा जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा है कि व्यंजन ही सह व्यंजन के साथ सर्वेषाम अपि स्वर वर्णानाम संयोजनम भवति, स्वराणाम सभी स्वरों का संयोजन हो सकता है। व्यंजन ही सह स्वराणाम संयोजनेन गुणित अक्षराणि भवन्ति, है ना, व्यंजनों के साथ उनको जोड़ने से स्वरों को तो गुणित अक्षरों का निर्माण होता है। गुणित अक्षर कैसे होते हैं, तो देखिएगा, गुणिताक्षर यानी कि इस तरह से मात्राएं चढ़ जाती हैं। गुणिताक्षर यानी कि मात्राएं का निर्माण होता है। तो स्वरः ए आ ई ई उ ऊ, अब ये जो स्वर हैं इनकी मात्राएं चढ़ती हैं। ए की तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ की क्या है, ए बनाकर इस तरह से मात्रा चढ़ा दोगे। छोटी ई है, ह्रस्व ई है तो ये वाली मात्रा, दीर्घ ई है तो ये वाली, उ है ह्रस्व उ, और ये है ये आपका दीर्घ, इस तरह बन जाता है ना। तो गुणित अक्षर का मतलब है हम उन स्वरों को मात्राओं के रूप में चढ़ाते हैं। अब मात्रा कैसे, जैसा आपने देखा क, का, की, कु, इसी तरह से आप ख अवर्ण हो गया, इधर क्या हो गया खा, इधर ह्रस्व ई की मात्रा खी, इधर दीर्घ ई खी, इधर आपका ह्रस्व उ खू, और इधर आपका दीर्घ उ खू, ठीक है। इसी तरह से आप इनकी भी पूर्ति कर सकते हैं। ग गा गी गी गू गू,
है ना, फिर क्या है घ घा घी घी घू घू, इस तरह से। इसी तरह से च छ ज, तो सभी वर्ण जो है आपको खुद ही बनाने हैं, उन पर मात्राएं चढ़ाते जाइएगा और वो बन जाएंगे। मतलब होमवर्क आपका बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दिया हुआ होता है ये। अब वदामह लिखामह च, इन्होंने कहा वदामह बोलिए और लिखामह च, और लिखिएगा। ये काम है आपको, बोलना भी है, उच्चारण भी करना है और फिर इसको लिखना भी है। जैसे री और री, है ना, री छोटा है, री बड़ा है, दीर्घ है। उसके बाद लिरी, लिरी का ह्रस्व ही रहता है, दीर्घ नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो री री लिरी, ए आई ओ औ। तो री की मात्रा कैसी होती है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, तो जैसे मैंने लिखा कृषि, तो इसके नीचे आप इस तरह की मात्रा चढ़ा दोगे, है ना। और अगर दीर्घ री बना रहे हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से 3 की इकाई सी बना दोगे, क्री, है ना, क्री। तो ये आपकी री की मात्रा होती है, ये होती है इस तरह की, जो 3 इकाई बना दी दीर्घ री है, और केवल ये ऐसा बना दिया सीसा, ये आपका लघु री हो जाता है। ठीक है। अब लरी, लरी की मात्रा कैसा है, आपने भाई सीधा लरी कर दिया, ये आपका लरी है। ए की मात्रा आप ऐसे चढ़ाते हैं, आई की मात्रा आप ऐसे चढ़ाते हैं, ओ की मात्रा आप ऐसे, और औ की मात्रा आप ऐसे चढ़ा देते हैं। ये मात्राएं आपको चढ़ानी आनी चाहिए। अब इनको सीधे सीधे ऐसे बनाते चले जाओ, जैसे क्री क्री लिरी, के कई को कऊ, आप ख की बना सकते हो, ख्री। अब ख्री दीर्घ री की मात्रा, और खलरी, है ना, इस तरह से आधा ख और लरी होता है नीचे। फिर खे, खई, थोड़ा सा लरी आपका संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, तो ये याद रखना, ठीक है। खे खई खो खऊ। तो सभी वर्णों को इसी तरह से आप मात्राएं चढ़ाइएगा, छोटे बच्चों के सिखाने के लिए। इसी तरह से चिरी चिरी चिलरी चे चे चो चौ। आगे चलते हैं, ट ठ ड ढ ण त थ, तो इन सभी पर मात्राएं चढ़ानी है आपको और अपना काम पूरा करना है। फिर आगे क्या है आपका, आगे देखते हैं। अच्छा, सभी वर्णों पर उन्होंने मात्राएं चढ़ा दी हैं। अब अयोगवाह जो है, अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह भी है। तो अंग आंग ई ऊ अह अहा ई, इस तरह से आप क्या है अयोगवाह का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कंग कां है, खह खहा, इस तरह से चम चह, इस तरह से, है ना, गम गह, इस तरह से आप क्या करोगे, अनुस्वार की मात्राएं चढ़ाते चले जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सॉरी, कम काम, इस तरह से नहीं, सॉरी ये नहीं, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इसको कार्य को करना कैसा है, स्वरों के साथ जोड़ना है, कम काम, और इस पर क्या करोगे, क पर ह्रस्व ई की मात्रा उस पर चढ़ा दो आप अनुस्वार, है ना, ये जो अंक की बिंदी है उसको चढ़ा देंगे इस तरह से, दीर्घ ई, फिर उसके बाद ह्रस्व उ, और उसके बाद दीर्घ उ। अब आया समझ में। इसी तरह से ख खा, फिर खी, फिर आपका दीर्घ ई खी, फिर आपका लघु उ खू, और इधर दीर्घ उ खू हो जाएगा इस तरह से। तो आपका अनुस्वार में और अनुनासिक में फर्क है। ये तो है अनुस्वार, और अगर चंद्र बिंदु है तो इसको क्या कह देंगे, इसको अनुनासिक कह देंगे। ठीक है, अगर चंद्र बिंदु लगी हुई है तो उसको अनुनासिक कहते हैं, और अगर केवल और केवल ये बिंदी लगी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको हम क्या कह देंगे, तो ये आपका अनुस्वार हो जाएगा, वो अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो इसी तरह से ये मात्राएं आप देख लेना, चढ़ा देना, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अभ्यासम कुर्मा, आपको अभ्यास करने की बात दी गई है। ठीक है, इन्हीं की ऐसी अभ्यास करना है आपको। अब यहाँ वयम शब्दार्थान जानीमः, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, और क्या कहा है कि शब्द है आपका संस्कृत में, फिर उसका अर्थ भी संस्कृत में दिया गया है, फिर उसका हिंदी में भी अर्थ है, फिर उसका इंग्लिश में भी अर्थ है। अब यहाँ क्या है, आपकी बहुभाषावाद का समर्थन करते हुए बच्चों की भाषा को भी महत्व दिया जा रहा है। तो अब कहा जाएगा बच्चों से कि आपकी भाषा में इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का मतलब क्या है, पिता का आदेश। तो हमारी हिंदी में तो पिता का आदेश ही बोलते हैं, है ना, हिंदी में तो पिता का आदेश ही बोलेंगे, तो लिख दो भाई पिता का आदेश होता है। ठीक है। अब आपकी कुछ भी हो सकती है, भी मराठी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तो आपकी भाषा में क्या कहा जाता है वो आप अपनी भाषा में लिखिएगा। आपकी भोजपुरी हो सकती है, उसमें लिखिएगा।
लाकृति ही यानी कि लिरी वर्ण का रूप, है ना, लिरी वर्ण का रूप, या फिर कह सकते हैं लिरी वर्ण का आकार, लिरी वर्ण का आकार लाकृति, है ना, लिरी वर्ण की का आकार आपका लाकृति कहलाता है। एकैकः, एकैकः का मतलब क्या है, प्रत्येकम, प्रत्येकम यानी कि हर एक, ईच ऑफ वन, तो हर एक आपका ये अर्थ है। हमारी भाषा में क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अजह, अजह का मतलब होता है बकरा, अजह का मतलब क्या है बकरा, और बकरी की बात करें तो बकरी को कहते हैं अजा, है ना, अजा। स्त्रीलिंग की बात की जाएगी तो आपने कर दिया अजा, और पुल्लिंग की बात की जाएगी तो आपका होता है अजह। तो आपके यहाँ भी बकरा कहते हैं भाई, हमारे यहाँ भी बकरा ही कहते हैं। अगर बकरा है, मेल है तो बकरा होता है, फीमेल है तो उसको बकरी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये शब्द, इसके द्वारा क्या आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स भी तैयार होंगे संस्कृत के। अगर वधू की बात करें तो वधू यानी कि परिणीता, विवाहिता स्त्री को हम वधू कहते हैं, और हमारे इधर क्या कहते हैं भाई, हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में बहू कहते हैं। वधू को कोई विवाहिता स्त्री है उसको क्या कहते हैं, बहू कहते हैं, है ना। मातृणम, मातुऋणम यानी कि माता का ऋण, हम भी माता का ऋण ही कहते हैं। क्लिप्तम यानी कि कल्पित, कल्पित यानी कि माना हुआ, सपोज्ड टू, तो हमारे यहाँ पर भी माना हुआ ही कहते हैं। लिरिकार, लिरिवर्ण, है ना। ओम, प्रवणः, एकाक्षर ब्रह्म, और हमारे यहाँ पर भी क्या है, ओम ही कहा जाता है, ओम ही कहा जाता है हमारे यहाँ पर भी, ठीक है। औषधम, भेषजम, औषध कहते हैं, लेकिन औषधि को हमारे यहाँ क्या कहते हैं भाई, हमारी भाषा में दवाई कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नामधेयम, नामधेयम का मतलब क्या, इसमें एक और है नीचे, रसना यानी कि जीभ को कहते हैं, और हमारे यहाँ पर भी जीभ ही कहते हैं, जीभ को। फिर नीचे आगे है नामधेयम, नाम, किसी के नाम की बात की जाएगी तो यहाँ पर भी हमारी भाषा में नाम ही कहा जाता है। भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन, और आपके यहाँ बहन को क्या कहते हैं वो आप लिखिएगा, ठीक है, बहन होता है। भ्राता, भाई को कहते हैं। पितामही, दादी को कहते हैं भाई, जैसे दादी को आप पितामही कहते हैं, और हमारे यहाँ दादी को माँ बोला जाता है ना, हम माँ कहते हैं। तो आप अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या फिर दादी भी कह देते हैं, माँ कह दो या फिर दादी कह दो। पितामहू, पिता को दादा कहते हैं, कहीं कहीं बाबा भी कह देते हैं, बाबा कह लो या फिर दादा कह लो। उसके बाद मातामही, मातामही यानी कि मातुहु, माता जो नानी है वो आपकी मातामही है, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं भाई, नानी ही कहते हैं। कई बार हम अपनी नानी को भी क्या कहते हैं, माँ बोल देते हैं, है ना। पिता, मातुहु पिता, नाना, है ना, नाना बोलते हैं हमारे यहाँ पर भी, आपके वहाँ पर भी। तो अपनी अपनी भाषा में आपको लिखना है। सुश्री, कुमारी, कुमारी ही कहते हैं जिस लड़की की शादी नहीं हुई है। श्री लक्ष्मी को कहते हैं, सौंदर्य को कहते हैं, है ना, सौंदर्य। अब हिंदी में तो सौंदर्य कहेंगे, बाकी खूबसूरती भी कह देते हैं भाई अपनी भाषा में। वैसे तो ये उर्दू का शब्द है, लेकिन प्रयोग करते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में जो है वो हो जाता है। या अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज बताऊं तो भाई हमारे यहाँ पर तो सुंदर को क्या कहते हैं, मलूक कहते हैं। भाई कितनी मलूक लौंडिया, देखियो वाको बालक कितना मलूक है ना। तो आपको अपनी अपनी भाषा में प्रयोग करना है, मलूक कह लो या फिर सुंदर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। विशिष्टता, उपाधि, उपाधि यानी कि विशिष्टता, किसी का विशेषण, टाइटल। प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम यानी कि फर्स्ट नाम, जैसे कि मेरा नाम है शीतल, है ना, और सेकंड नाम क्या हो जाता है, लास्ट नाम आपका भाटी, है ना। तो इसी तरह से आपका कोई भी फर्स्ट नाम और सेकंड नाम होता है, तो पहला नाम फर्स्ट नाम होता है, बीच का नाम कोई मिडिल नाम आपका हो सकता है ना, शीतल देवी करके। भाई हालांकि मैं लगाती नहीं हूँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे किसी का नाम, जैसे मुनेश सिंह चौधरी, इस तरह से भाई किसी का नाम है ना। कई कई लोग जो है 3 डिजिट में अपने नाम लगाते हैं, मुनेश सिंह चौधरी, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नाम हो गया ये आपका मिडल नेम हो गया, और ये आपका लास्ट नेम हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, इस तरह से। तो मध्यवर्ती नाम तो हमारे यहाँ तो बीच का नाम ही कहते हैं, ये अंतिम नाम हो गया। कुल, गोत्र, वंश, इस तरह से इनका प्रयोग हम करेंगे। अब चलेगा, ये वाली चीजें आ गई हो समझ में। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब कुछ चित्र देखने, और चित्रों को देखकर आपको शब्द लिखना है। जैसे ये किसका चित्र है, ये गणेश जी का चित्र है, तो इनको क्या कहते हैं, गणेश है। इन्होंने कहा वदंतु लिखन्तु च, आपको बोलना भी है, उच्चारण भी करना है और लिखना भी है। तो गणेश, अब ये क्या है, आपने देखा ये तो नाक है। अब नाक को क्या कहते हैं भाई, नाक को कहते हैं संस्कृत में नासिका,
नाक को क्या कहते हैं? तो कहेंगे नासिका कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है। जैसे कबूतर है तो कबूतर को क्या कहते हैं? कपोतः कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोतः कहते हैं। और ये क्या है? ये भारत का नक्शा है तो क्या कहेंगे? भारतम कहेंगे, भारतम, है ना। ये कौन है? राम है तो रामः, रामः। ये क्या है? डमरू, डमरू को ढक्काम कहा जाता है, ढक्काम। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, सुना होगा आपने ये श्लोक शायद। हिरण है, हिरण को क्या कहते हैं? मृगः कहते हैं। अब यहाँ आपको चीज़ों को देखना है और उनके संस्कृत नाम लिखने हैं। चम्मच को क्या कहते हैं? चमसः कहते हैं। और ये नाम भी आपको याद भी करने हैं, ऐसा नहीं है भूल जाने हैं, याद भी करने हैं। ये हवन हो रहा है, हवन को क्या कहते हैं? यज्ञः कहा जाता है। पैर है, पैर को क्या कहते हैं? पादः कहते हैं या फिर चरणः भी कह देते हैं। ठीक है, एक पैर है इसलिए मैंने लिखा है पादः, अन्यथा पैर आपके दो होते हैं तो हम यहाँ द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अगर दो पैर होंगे तो पादौ या फिर चरणौ, है ना। ये किसके लिए? ये द्विवचन के लिए अगर दो होंगे तो, लेकिन यहाँ पर एक दिखाया तो इसलिए मैंने पादः या चरणः कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चित्रम पश्यतु और पट्टिकाता समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानम पूरयतु। चित्र को देखो और पट्टिका में समुचित स्थान की पूर्ति करनी है। पट्टिका यानी कि जो रिक्त स्थान की पट्टी दी है, उन्होंने क्या है? आरंभ में एक शब्द लिख दिया, पहला शब्द। अब इसकी पूर्ति आपको चित्र को देखकर करनी है कि इसको क्या कहेंगे। तो ये क्या है? चंद्रः, है ना। ये क्या है? यह है चंद्रः या फिर चंद्रमसः, चंद्रमस भी कह देते हैं और चंद्रः भी कह देते हैं, चंद्रमसः। ये क्या है? हाथी का सूंड है ना। अब हाथी को कहेंगे शुंडः, इसकी सूंड को, हाथी को नहीं, शुंडः, शुंडः यानी कि इसकी सूंड हो गई। और वृक्षः कहते हैं पेड़ को तो कह दिया वृक्षम, वृक्षम नपुंसकलिंग का रहेगा ये शब्द। नेक्स्ट आपका क्या है भाई? दांत है तो कहेंगे दंतः, है ना, दांत है तो दंतः। अब इसके आगे च है, पक्षी की चोंच है तो चोंच को कहते हैं चंचुः, चंचुः चोंच को कहते हैं। ये है त्रिशूलम, ये क्या है? ये 8 की संख्या है तो इसको कहेंगे अष्टः, इसको कहेंगे अष्टः। अब देखो नीचे ये पट्टी दी हुई है, इनको देखकर आपको पूर्ति करनी है ना। मैंने तो बिना देखे करवा दिए लेकिन आपको इसको देखकर करनी है। अब ये क्या है? ढक्का, है ना, ये है ढक्का यानी कि डमरू। और ये क्या है? ये शंख है तो लिखेंगे इसको शंखः, है ना, इसको लिख देंगे शंख और आप अपने काम को पूरा कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट अब आपका क्या है? प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखन्तु च, यानी कि पहले वर्ण से पद को बोलना है और लिखना है। जैसे अग्नि ही अस्त्रम, है ना, पहला वर्ण है ए, अब ऐसे इन्होंने लिख दिया, एक हो गया अग्नि ही अस्त्रम। तो आपको ऐसे ही क वर्ण से कोई शब्द बनाना है और बोलना है। जैसे क से आपने लिख दिया कपोतः, है ना, कपोतः आपने लिख दिया। और क्या लिख सकते हो आप दूसरा? कपोतः और कुत्र, है ना, कुत्र आपने संस्कृत का ऐसे ही शब्द, कुत्र का मतलब कहाँ होता है। जैसे च से आपने कर दिया चंचुः, है ना, चंचुः। और या फिर चेतक, है ना, चेतक, घोड़े को कहते हैं चेतकः, है ना। प से आपने कह दिया पंच संख्या होती है ना, प से पंच संख्या होती है। और प से आप कोई भी शब्द, ऐसा नहीं है जो मैं लिख रही हूँ निश्चित यही है, जो भी आपके दिमाग में संस्कृत का कोई भी शब्द आ रहा हो आप वो कर सकते हैं। तो जैसे पंच से प से और कौन सा वर्ण आ सकता है? प से पिपीलिका कह सकते हैं, पिपीलिका किसको कहते हैं? चींटी को कहते हैं। ठीक है, जैसे र से रथः आप कर सकते हैं, र से रामः आप कर सकते हैं, ई से इष्ट, इष्ट यानी कि आपके पूज्य इष्टः। और ई से ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन ये ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई लगाएंगे। तो जैसे ई से इतर, इतर का मतलब होता है दूसरा, है ना। जैसे नदी नौका तो म से आपका क्या हो सकता है? मयूरः, है ना। और मत्स्य मछली को कह देते हैं, मत्स्य किसको कहते हैं? मछली को कह देते हैं। ह से आपका क्या हो सकता है? हलः। और ह से कोई शब्द याद आ रहा हो? जो हल होता है ना, जोतने वाला, उसको हलह कहते हैं। और जैसे त से शब्द याद नहीं आ रहे अभी मुझे संस्कृत के, जैसे त से तत्र, है ना,
तत्र यानी कि वहां, और त्रिशूलः त के अंतर्गत ही आ जाता, त और र से मिलकर बनता है तो त्रिशूलः कह सकते हैं। व से आपका क्या हो सकता है, ये व है, घ है, ये हाँ व है, हमने कह दिया वकह, बगुला होता है। और विवादः आपका व से हो गया है ना, विवादः। श से आपका शुकः, शुक किसको कहते हैं, तोते को कहते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, श से शलभः, शलभ किसको कहते हैं, पतंगे को कहते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। है से हरिणम, हिरण को हरिण भी कहते हैं, हरिणम या हिरण्यवर्णम आपका हो गया। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अब इसमें क्या है भाई, प्रथम नाम और मध्यम नाम। तो आपकी क्लास में जो भी बच्चे होंगे, श्रीमान श्रीमती करके उनका प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंत्य नाम आप उनका लिख सकते हैं। जैसे भाई श्रीमती आपकी क्या हो गई, मैंने किसी का भी नाम लिख सकती हूँ आप में से, सुधा, श्रीमती सुधा चंद्र देवी, सुधा चंद्र देवी, इस तरह से कोई भी आप लिख सकते हो। तो आपकी क्लास के बच्चों का ये कार्य आपको करना होगा, है ना। तो इसी तरह से प्रथम नाम मध्य नाम, प्रथम नाम मध्य नाम आपको करना है। अब योग्यता विस्तारः, योग्यता विस्तार में क्या बात आई है कि वर्णानाम उच्चारणम कथम भवति इति ज्ञास्यामः। अब हम क्या करेंगे, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, इति ज्ञास्यामः, इस विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा जानेंगे। तो कस्यचित् ध्वनेः वर्णस्य वा उच्चारणे मुखस्य मुख्य भूमिका भवति इति वयं सर्वे जानीमः। बिल्कुल सही बात है कि कस्यचित् ध्वनेः, किसी ध्वनि की अथवा वर्णस्य वा, या किसी वर्ण के उच्चारण में मुखस्य यानी कि माउथ की मुख्य भूमिका भवति, मुख्य भूमिका होती है, इति वयं सर्वे जानीमः, ऐसा हम सब जानते हैं कि नहीं जानते जी, जानते हैं। कदाचित मुखेन सह नासिकायाः अपि उपयोगः भवति, क्या कहा, कदाचित यानी कि कभी कभी क्या होता है, मुखेन सह, मुंह के साथ साथ नोज यानी कि नासिका का भी उपयोग होता है। इति अनुभवामः, ऐसा भी अनुभव करते हैं, हाँ जी करते हैं। यथा जैसे अंग, न, म, अ इत्यादिषु, इनमें नासिक्य वर्णेषु, नासिक्य वर्णों में हम उच्चारण करते हैं। मुखम च नासिका च उभौ अपि आस्य भवतः, है ना। मुख और नासिका ये दोनों कहाँ होते हैं, आस्य यानी कि हेड, हमारे सिर में ही होते हैं। मुख भी और नासिका भी हमारे मुंह पर ही है, ये हमारे सिर पर ही है ये सभी चीजें। तो आस्यस्य यानी कि हेड, मुख के आभ्यंतरे वर्णानाम उत्पत्ति कुत्र कुत्र भवति इति पश्यामः, कि मुख में ये जो आभ्यंतर यानी कि अंदर जो वर्ण है, इनकी उत्पत्ति अंदर से, आंतरिक से कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसके बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो मुखे, माउथ में पंचसु स्थानेषु, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि 5 स्थानों पर 5 उच्चारण स्थान है जहां से इनकी उत्पत्ति होती है। तो नासिकायाम एकस्मिन् स्थाने, और नासिका में केवल एक स्थान से उत्पत्ति होती है। तो एवं प्रकारेण सामान्यतः आस्य 6 स्थानानि भवन्ति येषु वर्णानाम उच्चारणम भवति। क्या कहा कि 5 तो स्थान आपके मुख में है और 1 स्थान आपका नासिका हो गया। तो कुल मिला के आपके उच्चारण के जो स्थान है कितने होते हैं, तो कह दिया 6 स्थानानि। हमारे उच्चारण के कितने स्थान है, तो याद रखना 6 स्थान हैं वर्णों के उच्चारण के। अब उन 6 स्थानों को देखते हैं। आस्ये वर्णानाम 6 उच्चारण स्थानानि, कि आस्य यानी कि मुख में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कंठ, है ना, ये जो गला है। अब कंठ से आप अ का उच्चारण करके देखें तो ये किससे होता है, कंठ से। आपकी जो ध्वनि है वो कहीं नहीं टकरा रही, सीधा गले से निकल रही है, कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी व्यवधान नहीं है। तो अ, क, ख, तो क वर्ग जो है वो पूरा कंठ से बोला जाता है। इसी तरह से आपका क्या है, दूसरे नंबर पर आपका कंठ तालु। अब तालु क्या है, कंठ से ऊपर का थोड़ा सा भाग है ना, वो तालु होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है मूर्धा। तो तालु से और भी आगे का भाग क्या है, मूर्धा कहलाता है ना। और फिर है आपका दंत। दंत जब जैसे त थ द ध बोलो, ये दंत हो गया जहां आपकी जिह्वा दांतों से टकरा रही है। ये हो गया ओष्ठ, प फ ब भ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। और नासिका यानी कि नाक से, जैसे अंगूर आपने कहा, अंग, ये क्या है, नासिक क्या है, नासिका से इनका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। और क्या है आगे इसमें, भाई इन्होंने बता दी कंठ वर्ण कौन कौन से जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। तो आप कहेंगे क वर्ग आपका पूरा, ये जो क वर्ग है
क ख ग घ ङ। तो अंग एक तो ये है अनुस्वार, है ना, ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान कंठ भी है और साथ साथ की ये नासिका से भी होता है, ठीक है। तो ए आ है और अह, है और अह ये जो विसर्ग हैं तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। नेक्स्ट आपका तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो एक सूत्र आता है इचु यशानाम तालु, है ना, इचु यशानाम तालु, मैं ये भी लिख सकती हूँ इचु यशानाम तालु। तो ई का मतलब क्या है आपका, ये दोनों ई है ना, ये आपके दोनों ई और ई इनका, और चू से मतलब आपका क्या है, च वर्ग है ना, ये और श, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो देखो दंत हम जहाँ से बोल रहे हैं, दांत से उच्चारण स्थान किसका होगा, त थ द ध, तो हमारी होठ सीधे, होठ नहीं जीभ सीधे दांतों से टकरा रही है, वो दंत हो गए। अब दांत से जस्ट पीछे की जो चीज है वो आपकी मूर्धा होती है, दांत से जस्ट पीछे जो मसूड़े से होते हैं ऊपर की तरफ ऊंचा सा, वो मूर्धा होती है, और मूर्धा से जस्ट पीछे आपकी तालु होती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ आपके दांत है, दांत से जस्ट ऊपर जो ऊंचा सा है ये आपकी क्या है, ये मूर्धा है, और मूर्धा के जस्ट पीछे है ना, जहाँ आपकी कहते हैं छोटी सी जीभ होती है एक पीछे, तो वो आपका तालु कहलाता है, ये आपकी तालु है। अब आगे क्या है आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण बता दिए भाई, तालु से आगे का जो ऊंचा सा उठा हुआ उभरा स्थान है उसको मूर्धा कहते हैं। तो इसका सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ऋतु का मतलब री वर्ण है ना, टू का मतलब क्या है आपका टे वर्ग, और रे और श, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ट ठ ड ढ ण री री, ये जो आपका री है दोनों, और र श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा से होता है। उधर आ जाते हैं दंत्य, तो दंत्य के एक सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंत्य, ऋतु लसानाम दंतः, है ना। लरी का मतलब आपका लरी हमने स्वर के अंतर्गत पढ़ा था, तो त वर्ग पूरा, लरी का मतलब एक लरी वर्ण हो गया, तू का मतलब आपका त वर्ग हो गया, और इधर आपका ल और स, क्या ल और स, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है आपका, दंत होता है, हमारे जिह्वा दांत से टकराती है। और पांचवा है आपका ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में आता है उपू पद्मानीयानाम, उपू पद्मानीयानाम ओष्ठः, ओष्ठ है ना। तो उ और प फ ब यानी कि पूरा प वर्ग, उ और पू से मतलब आपका प वर्ग है ना, पू से आपका प वर्ग, और उ आपके दोनों उ और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान उपदमानीय, इनको अभी नहीं समझाऊंगी, ये बस इतना याद कर लो कि ये आपके ओष्ठ वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका नासिक्य वर्ण की बात करें तो अंग, ये जो है आपका नासिक्य वर्ण है ना, ये छठा आपका नासिक्य होता है, इसका उच्चारण हम नासिका से करते हैं। अब और आप देखते हैं कि स्थानीय वर्ण होते हैं, इसका उच्चारण करने तो जैसे व का आप उच्चारण करोगे तो आप दो स्थानों का प्रयोग करोगे, आपके होठ भी हैं और आपके दांत भी प्रयोग में होते हैं, है ना। इसी तरह ए ऐ ये भी आपके द्विस्थानीय, एक है आपके कंठ तालव्य, कंठ तालव्य क्यों कहे जाते हैं, देखो अगर आप ए को देखो तो इसका उच्चारण स्थान कैसा होता है, और ई के उच्चारण की बात करें, ए तो आपका कंठ्य होता है कि नहीं होता है, हाँ जी कंठ्य होता है, और उसके बाद ई की बात करें तो ई कैसा होता है, इचु यशानाम तालु, ये तालु है, और आप जानते हैं ए और ई को मिलाकर आपका क्या बनता है, ए, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कह देंगे कंठ तालु, है ना। ये बात हमने पढ़ी है कि ए हमारा ए और ई से मिलकर बनेगा, और ए का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा कंठ और ई का तालु, तो दोनों को क्या हो गया, इचु यशानाम तालु होता है, तो ई का हमारा तालु हो गया। तो कुल मिलाकर कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो कहेंगे ए ऐ, दो वर्ण हैं जो आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठ तालु से होते हैं। एक है आपके कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण करने में कंठ और होठ का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर आपका ओ औ कैसे हैं, ओ औ आपके कंठोष्ठ हैं, ओ और औ कैसे भाई, आप जानते हैं ए और उ को मिलाकर आपका क्या बनता है, ओ बनता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं ओष्ठ होता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, कंठोष्ठ बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, तो स्वस्थानेन सह नासिक्य वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अपने स्थान के साथ, यानी कि हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो नासिक्य कहलाता है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक्य कहलाएगा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, चैवर की बात करें तो चैवर का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो तालु के साथ साथ नासिका है।
न मूर्धा के साथ साथ रीवर ट वर्ग के अंतर्गत आता है और अंतिम में न है, तो इनका अपने वर्ग का भी है और साथ साथ में नासिका भी होता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिकीय वर्ण भी है आपका, ठीक है, अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ। तो दंत ओष्ठ है, तो ये जो आपका वय वर्ण है ये कैसा है, तो कहेंगे ये दंत ओष्ठ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, कि सभी एक स्थानीय वर्णों के उच्चारण स्थान आपके क्या क्या हैं ये देखते हैं। जैसे तालव्य, ये मतलब आपके उच्चारण स्थान कितने 6 बताए हैं, तो इसमें दूसरे नंबर पर तो आपको तालव्य, पहले नंबर पर कंठ तो आपको रहता ही रहता है ना। तो तालव्य कौन सा है आपका, ये तालु होता है जो कंठ से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये गले है, गले से ऊपर का हिस्सा जो आपकी छोटी सी जीभ होती है ना, वो उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो तालु कहलाता है। और तालु से जस्ट आगे जो थोड़ा ऊपर आपका होगा, जो ऊंची सी जगह होती है उसको क्या कहते हैं, मूर्धा, तो ये मूर्धन्य है आपका। और नाक आपकी नासिका, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, जैसे अंग ये आपका नासिक्य है। और दंत्य जिनके उच्चारण स्थान में यानी कि उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श करे वो दंत्य होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये वर्ण लिखे हुए हैं सारे, आप पर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका, एक मिनट, आगे देखते हैं आपके कंठ वर्ण, ये है कंठ वर्ण। तो पहले नंबर पर आपका कंठ है, ये रहा, गले से हमारे कौन से, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अगर इसके सूत्र की बात करें तो क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये सूत्र है कंठ वर्णों का। तो अकुह विसर्जनीय, कंठ इधर लिख देते हैं, चलो कंठ, ठीक है। अब यहाँ अ का मतलब है आपका ए और आ, ठीक है, ए या आ। कु का मतलब है आपका क वर्ग, है ना। और विसर्जनीय का मतलब क्या है, आपके जो विसर्ग हैं, ये जो 2 विसर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है आपका। और है का मतलब क्या है, ये जो है वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो बता दे, ए आ कै वर्ग आपका है और एह, ठीक है। उसके बाद ओष्ठे में आ जाते हैं आपका उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, तो यहाँ आपका प वर्ग जो है और उ दोनों ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही ए आपके किस में आ जाते हैं, ओष्ठे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 उच्चारण स्थान है। फिर है सर्वेषाम उच्चारण स्थानान वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। अच्छा, ये 2 बार आ गया है, आगे पीछे लग गई होगी ये स्लाइड, तो ये हमने अभी देख ही लिया था आपका। ये तालव्य है, ये मूर्धन्य, नासिक्य है, ये कंठे हो गया। अब परियोजना कार्य, ये परियोजना कार्य दिया गया है बच्चों के लिए। क्या है परियोजना कार्य में देख लेते हैं भाई, कि चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, ये जो चित्र है इनको ध्यान से आपको देखना है। फिर कहा है शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यम् अवगच्छन्तु लिखन्तु च, कि शिक्षक की सहायता से एतेषां चित्राणां, इन चित्रों की वैशिष्ट्य को समझना है और लिखन्तु च, और लिखना है। अब जैसा कुक्कुटः विरौति, जो कुक्कुट है वो चिल्लाता है, विरौति यानी कि स्वर करता है ना। कैसा, ए अगर ऊ बोला तो यानी कि एक मात्र ह्रस्व, ये कैसा है, एक मात्र है, ये भी एक मात्र ह्रस्व है। और वहीं थोड़ा सा दीर्घ हो गया तो ये द्विमात्र दीर्घ हो जाता है, और ये त्रिमात्र प्लुत होता है। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, इनके बारे में अभी समझते हैं, इस चित्र को छोड़िएगा, इधर देखते हैं ये क्या है मामला। ये एक श्लोक है आपका कि चाशस्तु वदते मात्रम द्विमात्रम चैव वायसः, है ना। देखो आपका जो स्वर है ना, स्वरों का जो उच्चारण के आधार पर निर्धारण करते हैं तो हम 3 प्रकार से करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब इसमें चाशस्तु वदते मात्रम, चाश कहते हैं नीलकंठ को, नीलकंठ वदते मात्रा, मात्रा में यानी कि एक मात्रा की ध्वनि करता है कौन, नीलकंठ नाम का जो पक्षी है वो कैसी, कितनी ध्वनि निकालता है, तो कहेंगे एक मात्रा। एक मात्रा में क्या होता है, जैसे मैंने कहा अ, एक मात्रा है क, एक मात्रा है ख, एक मात्रा इस तरह से, तो ये एक मात्रा है ना। चाहे ह्रस्व ई की मात्रा हो, की, ये ह्रस्व ई है, कु ह्रस्व उ है, तो जिसमें ह्रस्व मात्राएं होंगी वो एक मात्रा कहलाता है, ठीक है। तो चाशस्तु वदते मात्राम
द्विमात्रम त्वैव वायसः, वायस कहते हैं कौवे को, वायस किसको कहते हैं, कौवे को। तो कौवा क्या है, दो मात्राओं की ध्वनि निकालता है। काकः जो कौवा है वो कितनी, द्विमात्रम ध्वनिम करोति, उसकी ध्वनि दो मात्राओं वाली होती है। अब दो मात्राओं में कौन सी होती है, दो मात्रा का मतलब है आपकी दीर्घ वर्ण, है ना, आपके जो दीर्घ स्वर हैं। मैंने कहा की, है ना, मैंने कहा क, अब क में आ कर दो तो ये आपका दीर्घ हो गया, की में दीर्घ ई कर दिया तो अब ये क्या हो गया, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया, है ना। इधर ही मैं कैम दीर्घ ऊ कर दूं तो जब दीर्घ ऊ की मात्रा चढ़ेगी, दीर्घ ए आ ई ऊ की मात्रा चढ़ेगी तो वो दो मात्रिक वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब कहा शिखी, शिखी रौती त्रिमात्रम तु, रौती मतलब कि ध्वनि करना, तो शिखी कहते हैं आपके मयूर को, मोर को, तो वो कितनी ध्वनि करता है, तो कहते हैं त्रिमात्रम। और जो तीन मात्राओं की ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। भाई जैसे आप किसी को पुकारते हो और प्लुत के लिए आप ये जो तीन इकाई है ना इसको दर्शाते हैं, है ना, जैसे राम, इस तरह से आपको आवाज लगाती है मम्मी, है ना, सीता, राम। तो हम किसी शब्द को लास्ट में जितना लंबा खींचते हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके प्लुत के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में हो चाहे बीच में भी आप खींच सकते हैं। जैसे भाई ओम का उच्चारण हम करते हैं तो आपका ओम जो है वो प्लुत हो गया। अब यहाँ हमने क्या है, प्लुत का चिन्ह लगा दिया, तो समझिएगा ये ओम जो है प्लुत है, यानी कि इसको उच्चारण करते समय हमें लंबे सांस भरने हैं और लंबा इसको खींचना है। जैसे ओ, क्या है, यहाँ मैंने इस स्वर को बहुत खींचा है, ज्यादा लंबा इसको खींचा है, तो ये आपका प्लुत स्वर हो जाता है। और ये जो इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें तीन मात्राएं होती हैं। फिर कह दिया नकुल स्वर्ध मात्रा का, नकुल कहते हैं नेवले को, है ना, और जिसमें आधी मात्रा हो वो आपका क्या कहलाता है, वो व्यंजन कहलाता है। भाई मैंने कहा क, ये कैसा है, एक मात्रा है। अब इसमें एक भी मात्रा नहीं है, हलंत लगा दिया यानी कि आधी मात्रा हो गई। और अर्धमात्रा, अर्धमात्रा किसकी होती है, तो कह देंगे व्यंजन की। अर्धमात्रा किसकी होती है, तो कह देंगे व्यंजन की आपकी अर्धमात्रा होती है। तो कह देंगे नकुल स्वर्धमात्रकः, नकुल की कितनी मात्रा होती है, वो अर्धमात्रा काल होता है, यानी कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो यहाँ पक्षियों के माध्यम से आपको मात्राओं के नाम याद करवाएं कुल मिला के, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लेते हैं कई बार कि एक मात्रिक कौन कर बोलता है, द्विमात्रिक कौन है, तो वायसः द्विमात्रिकः, त्रिमात्रिक कौन है, तो कहेंगे शिखी यानी कि मयूर त्रिमात्रिक, चाशः नीलकंठ जो है वो एक मात्रिक है, और नकुल कैसा है, तो कह देंगे ये आपका एक मात्रिक पक्षी है, केवल और केवल। इतना हमें याद करना है। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ चुका होगा आपको। चाशः यानी कि नीलकंठः, विरौती वो कैसा स्वर करता है, तो कह दिया एक मात्रा, एक मात्रा का स्वर कैसा होता है, ह्रस्व होता है। वायसः विरौती वो कैसा स्वर करता है, तो द्विमात्रा यानी कि दीर्घ, जिसमें दीर्घ मात्रा स्वर वर्णों का उच्चारण हो वो द्विमात्रिक हो जाएगा। शिखी यानी कि मयूरः के काम करोति वो कैसी ध्वनि करता है, तो त्रिमात्रा, त्रिमात्रा यानी कि प्लुत कहते हैं। नकुलः ध्वनयति, नकुल यानी कि नेवला कैसी ध्वनि करता है, तो कह देंगे अर्धमात्रः, यानी कि अर्धमात्रा किसको कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। तो नकुल आपकी अर्धमात्रा की ध्वनि को निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षिका शिक्षक छात्रान समुद्वयेन विभज्य प्रथम गण से छात्राम स्वनामधेयम वक्तुम निर्दिशति। अच्छा, इसमें क्या है, बच्चों को क्या है अपने अपने नाम लेने के लिए कहना है कि सब अपने एक दूसरे को नाम बताएंगे। और फिर क्या कहा, तदनंतरम द्वितीय गण से छात्रा उत्तिष्ठति, उसके बाद दूसरे गण की छात्रा उठेगी, तस्य नामधेय से अंतिमम व्यंजनम स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरभ्यमाणम किंचित नाम वदति, यानी कि आपके नाम का जो भी अंतिम अक्षर होगा, जैसे मेरा नाम है शीतल, शीतल के नाम का अंतिम अक्षर हो गया आपका ल, है ना, अंतिम व्यंजन आपका ल हो गया। तो ल से आरंभ होने वाला मुझे दूसरा नाम बोलना है। जिस तरह से आप अंताक्षरी खेलते हो कि कोई भी गाना गया, लास्ट में जो शब्द आए फिर उसी पे आपको गाना गाना है, तो यहाँ नाम के आधार पर अंताक्षरी खेली जाएगी केवल और केवल। अब है उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि, उच्चारण स्थानों के पाणिनीय शिक्षा सूत्र। तो पाणिनि मुनि ने इनके उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ना सूत्र, तो वो सूत्र यहाँ पर भी आपके दिए हुए हैं। तो जो कंठ्य वर्ण है उनके लिए सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ्याः। याद करिएगा इनको कि अकुह, अ का मतलब ए और आ, कु का मतलब क वर्ग, है का मतलब है, और विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ्य होता है। फिर है आपका इचु यशानाम तालु, यानी कि
इचु यशानाम तालु, इकार है ना, इकार, च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ऋतु रसायना मूर्धन्य, री ट ठ ड ढ ण एतेषां उच्चारण स्थानम किम भवति? मूर्धा स्थानी होता है। फिर है ऋतु लसाह दंत्याह, लरी तू से मतलब त वर्ग, ल और स है ना, ल और स, इनका उच्चारण स्थान कैसा होता है? आपका दंत्य होता है। उपु पद्मानीया नाम ओशो, उपु का मतलब उ और प फ आपके हो जाते हैं, और उपदमानीय इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है ना। उपदमानीय कैसे भाई? अगर प और फ के आगे आप इस तरह का ये चिन्ह लगा देते हो तो ये आपके उपदमानीय होते हैं, इनको संस्कृत में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आपका गण नमः स्वस्थान नासिका स्थान, गण नमः क्या है ये? तो कहेंगे गण नम, ये हर एक वर्ण अपने वर्ग का 5वां अक्षर है, तो ये स्वस्थानीय नासिका स्थान है, इनका अपना स्थान भी है। जैसे ग क्या है? क वर्ग का 5वां अक्षर है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो इसका उच्चारण कंठ और नासिका दोनों हो जाएगा। यहाँ ये च वर्ग का, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च वर्ग का तालु होता है, इचु यशानाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी है, साथ साथ में नासिका भी है। इसी तरह मतलब इन सबका अपने वर्ग का उच्चारण स्थान वो भी और साथ में नासिका भी है। ए आई कंठ तालव्यो, यानी कि ए आई इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान कैसा होता है? उभयो कंठ तालु स्थान है, कंठ और तालु दोनों से होता है। वही आपको बताया ए का निर्माण कैसे होता है? अ और ई को मिलाकर ए का निर्माण हुआ है ना। अब ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का आपका तालु होता है, तो इनको कंठ तालव्य कह देंगे, है ना। इसी तरह से ओ औ कंठोष्ठव, भाई ओ का निर्माण कैसे हुआ? ए और उ को मिलाकर, ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का मतलब उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ हो गए। फिर वकार से दंतोष्ठ, जिसको उच्चारण में आपके दांत और होठ दोनों का सहयोग हो, व बोल रहे हो तो दांत भी और होठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये आपका दंतोष्ठ हुआ है। और अनुस्वार से नासिक, क्या अनुस्वार का क्या है? नासिक्य होता है, नासिका स्थान आपका अनुस्वार होता है। और यहीं पर आपका प्रथम पाठ समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आई होगी। बहुत आसान और बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ा, तो आप एक इनका रिवीजन करिएगा, उच्चारण स्थानों को पढ़िएगा, बहुत आसान हो जाएगी संस्कृत। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपनी इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपना फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा।